जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसकी परीक्षा तिथि आप सभी को पता है 1 से 13 जुलाई को एग्जाम होना है। प्यारे साथियों, यदि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग 61वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 60 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो बाकी के पार्ट भी प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें। प्यारे साथियों, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर की त्रिज्याओं वाले तीन छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक बड़ा वृत्त है यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल तीन छोटे वृत्त हैं, इन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे छोटे का, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, मतलब पाई लिखा और आर का स्क्वायर मतलब तीनों की त्रिज्याओं का वर्ग करना है। 8 का वर्ग होता है 64, तो पाई और 64 लिख लेते हैं, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई, तो यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर की जगह अब 9 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है 144, तो पाई और 144 को लिखा। और ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पाई यदि कॉमन आ जाएगा तो बाकी वैल्यू को हम लोग जोड़ लेंगे, 64 प्लस 81 प्लस यहाँ पर 144 को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ऐसा ही लिखेंगे। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर को रखेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो 4 में एक जोड़ा 5, 5 और 4 होता है 9, और इसी प्रकार 4, 8, 12, 12 और 6 यहाँ पर होता है कितना, 18 के 8 हो जाएंगे, कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 1 2, और यहाँ पर 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 बनेगा, 289 बनेगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या लाने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 289 पर रूट लग जाएगा, रूट का 289, और 289 का वर्गमूल हटेगा तो 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 मीटर त्रिज्या हो जाएगी बड़े वृत्त की। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2400 रुपए की राशि पर तीन वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 504 रुपए हैं तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या बताया, एक तो मूलधन बताया 2400 रुपए, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दर को हम आर मान लेंगे, और हमें यहाँ पर टाइम दिया है क्वेश्चन में 3 वर्ष का, और इसी प्रकार यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, साधारण ब्याज 504 रुपए क्वेश्चन में बताया गया। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है साधारण ब्याज का। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर और गुणा में समय, और उसके बाद बटे में लिखेंगे 100 को, तो साधारण ब्याज हमारे पास निकल जाता है। साधारण ब्याज की जगह हमें पुट करना होगा 504 गुणा मूलधन क्वेश्चन में दिया है 2400, और गुणा में दर को हम आर मान लेंगे क्योंकि ज्ञात करना है, और समय क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष, और बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, आर का मान चाहिए, तो ये गुणे में जो है आर के ये सभी इधर आएंगे बराबर के, तो ये भाग में चले जाएंगे, तो 504 के भाग में चला जाएगा 24 गुणा कितना 3, 3 से काट लेते हैं 504 को, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 आठे 24, और यहाँ से 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8,
3 से काटेंगे 21 को 7 बार कटेगा, तो आर का मान जो हो जाएगा 7%, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या सॉरी यहाँ पर रेट कितनी हो जाएगी 7%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विशाल और परम में से प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 में बेचा और विशाल को 10% की हानि हुई, जबकि परम को 1% का लाभ हुआ। विशाल की वस्तु के क्रय मूल्य और परम की वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो विशाल की वस्तु का क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% था, और परम जो था परम, उसकी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो भी अपने आप में 100% था। अब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। विशाल को 10% की हानि हुई, अब 100% की वस्तु को बेचा 10% हानि पर। 10% 100% में से माइनस होगा तो 90% सेलिंग प्राइस बनेगा। और इसी प्रकार अगर बात करें परम का, तो परम ने 1% का लाभ कमाया, तो यहाँ पर 1% ऐड हो जाएगा 100% में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, परम का 101% बनेगा। और यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस यहाँ पर 1818 है, मतलब यहाँ पर 1818 के बराबर एक बार तो 90% है और एक बार 101% का मान 1818 है। यहाँ से क्या करेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास दोनों के क्रय मूल्य निकल जाएंगे। तो क्या करोगे, 1818 1% का मान लाने के लिए 90 का भाग 1818 में देंगे और 100 का गुणा करेंगे, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है, रेशो बनाना है। अब वापस से 1818 में भाग देंगे 101 का, तो 1% का मान आया और 100 का गुणा करेंगे 100% का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के क्रय मूल्य का क्या बन जाएगा, अनुपात हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 1818 से ये 1818 कैंसिल हुए, 101 का इधर गुणा हो जाएगा तो 101 अनुपात 90, इधर 1 से गुणा हो जाएगा तो 90, 101 अनुपात 90 दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने पर सुनील द्वारा एक निश्चित राशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। सुनील द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी, मतलब क्वेश्चन में मूलधन हमें लेकर आना है, प्रिंसिपल लेके आना है, उसके बाद रेट क्वेश्चन में बताया 16% और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताया 864, और टाइम भी क्वेश्चन में हमें बताया है कि 2 वर्ष का टाइम है। प्यारे साथियों, सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्व करने का ढूंढेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप फ्रैक्शन मेथड से कर लो, जो आपको प्रतिशत में दर दी है 16%, इसका फ्रैक्शन बनाओगे, मतलब 16 बटे आप इसे कह सकते हो 16/100, इसे 4 से कट करोगे, 4 चुक 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। अब क्या करो आप, नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात है, 25 रुपए मूलधन पर 4 अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो 29 मिश्र धन बनेगा और बटे में 25। अब आप उतनी बार गुणा कर दो इसका जितना समय आपको दिया, 2 वर्ष दिया, 29/25 2 बार करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक तो मिश्र धन का अनुपात बन जाएगा 29 का गुणा 29 से करने पर 841 बनेगा, और रेशो बना लेंगे मूलधन का, और मूलधन का जो रेशो बनेगा 625 बनेगा, 25 गुणा 25 625 होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात भी निकालेंगे। तो 811 में से 625 को यदि माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बनेगा हमारे पास 216, और इस 216 अनुपात का मान क्वेश्चन में हमें बताया, कितना बताया, 864। तो यहां से एक अनुपात का मान लाने के लिए 864 को हम भाग लगाएंगे 216 का, तो एक अनुपात का मान आ चुका है, और मूलधन लाने के लिए जो एक अनुपात का मान आया 864/216, इसमें गुणा कर देंगे मूलधन के अनुपात से, यानी कि मूलधन का अनुपात कितना है, 625 से। यहाँ पर इसे काटेंगे सबसे पहले हम लोग, तो हमारे पास ये 4 बार कट जाएगा, 216 से 4 बार कटेगा, और 4 का गुणा 625 से करेंगे तो 625 का डबल 1250, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2500।
जब आप 4 का गुणा करोगे 2500 आ जाएगा, यही मूलधन है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पी रेशो क्यू। क्वेश्चन में दिया पी रेशो क्यू, क्यू का मान दिया है 4:5, पी रेशो क्यू का मान दिया है। क्वेश्चन में बोला कि क्यू आर से 25% कम है और क्यू का मान क्वेश्चन में बताया 300। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 रेशो का मान 300 बताया, तो यहां से हम 1 रेशो का मान निकालेंगे। 300 में यदि 5 का भाग लगाया जाए तो हमारे पास 1 रेशो का मान 60 आ जाएगा। अब यहां से हम पी का मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्यू का मान आ चुका है। 1 रेशो का मान 60 है और पी का मान लाने के लिए 4 का गुणा करेंगे तो 6 चुक 24, 240 पी का मान आ जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में बोला कि आर जो रहेगा क्यू से 15% कम रहेगा, तो यहां पर आपको मैं बता दूं क्यू से 15%, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 5 रेशो। 1 रेशो का मान हम ला चुके थे 60, तो 5 का गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा क्यू का मान। अब क्वेश्चन ने बोला आर का मान यदि लाना है तो 15% कम निकालो क्यू का, तो क्यू अपने आप में 100% था 300, और उसके बाद 15% कम करना है तो डायरेक्ट इसका हम 85% निकालेंगे, तो हमारे पास आर का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 पंज होता है 15, कैरी 1, 3 8 24 और 1 25, 255। अब क्वेश्चन में बोला कि P और R का योग बताओ, P प्लस R। P का मान 240 आ चुका है और प्लस R का मान अभी लेकर आए हम लोग 255। इनका जोड़ना योगफल हो जाएगा। 0 और 5 को जोड़ा 5 हुआ, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 में 2 को जोड़ा 4 हो जाएगा, 495 P प्लस R का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, दो मित्रों ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है। ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है, सी की आयु कितनी है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए प्लस बी का योग निकाल लेंगे। तो जो औसत दिया 24, इसमें इनकी संख्या का गुणा करेंगे 2 का, तो 24 दूनी होता है 48। तो हमारे पास ए प्लस बी की आयु का योग 48 वर्ष आ चुका है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत दिया है 22 और 22 का गुणा 3 से करेंगे तो 22 दिया होता है 66, तीनों का योग आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा सी की आयु बताओ, तो ए बी सी के योग में से यानी 66 में से अगर ए प्लस बी का योग घटा दे तो सी का बच जाएगा, यानी कि 48 को घटा दो तो सी का मान हमारे पास बच जाएगा। 16 में से 8 गया 8 बचा, ये 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 18 वर्ष आयु आ जाएगी किसकी, सी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 250 सैनिकों वाले एक शिविर में 600 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 60 दिनों के बाद 50 सैनिक शिविर छोड़ देते हैं। इन 50 सैनिकों के चले जाने के बाद बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो इसे आप M1 D1 और बराबर M2 D2 इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। M1 का मान होगा प्रारंभ में कितने मेन है, तो प्रारंभ में कितने मेन है 250, और D1 का मान आपको यहाँ पर 600 दिन नहीं रखना है। 600 दिनों टोटल दिनों की संख्या थी जिनमें 60 दिनों के बाद में 50 सैनिक चले गए थे, तो 600 में से 60 दिन को घटा दो तो हमारे पास 540 D1 का मान बनेगा। तो 540 बराबर M2 का मान होगा मेन बाद वाले, बाद में कितने मेन होंगे, तो टोटल 250 मेन थे शुरू में, 50 सैनिक कम हो जाते हमारे पास, तो M2 का मान कितना बन जाएगा 200। तो M2 की जगह लिखेंगे 200 गुणा D2, बाद वाले दिनों की संख्या क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ पर D2 का मान लाना है हमें, तो गुणा का 200 इधर भाग में आ जाएगा, 250 गुणा 540 और गुणा से 200 इधर आएगा भाग में चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 2 का भाग 54 में देंगे 27 आ जाएगा। 27 का गुणा यदि हम 25 से करेंगे तो हमारे पास 675 दिन आ जाएंगे D2 का मान। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कविता किसी कार्य को अकेले 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं जबकि कोमल अकेले उसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकती है। कविता पहले 4 घंटे अकेले काम करती है और चली जाती है, इसके बाद कोमल आती है
और बाकी कार्य पूरा करती हैं। कोमल ने शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया? तो क्वेश्चन में एक तो कविता का समय बताया, कविता किसी काम को 12 घंटे में कर सकती हैं। और बोला गया क्वेश्चन में अगला एक और नाम आया हमारे पास कोमल, तो कोमल का भी हमें क्वेश्चन में समय बताया 18 घंटे। प्यारे साथियों, सबसे पहले 12 और 18 का एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 18 और 12 का एलसीएम होगा 36, टोटल वर्क 36 आया। अब इनकी कार्य क्षमता या फिर इनका एक दिन का काम हम लोग निकाल सकते हैं, एक दिन का काम। तो यहाँ पर 12 का भाग 36 में देंगे, भारतीय 36 और 18 दूनी 36, 3 2 इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। कविता पहले 4 घंटे अकेले काम करती है, तो कविता एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, मतलब 1 घंटे की कार्य क्षमता 3 है। 4 घंटे तक उसने काम किया तो 12 यूनिट काम कंप्लीट कर लेगी। अब वो चली जाएगी तो जो शेष काम बचेगा किसमें से घटा लो, 36 काम था, 12 काम हो चुका है, तो 24 काम और शेष बचेगा। अकेली कौन करेगी? कोमल करेगी। और कोमल इसे कितने समय में पूरा कर लेगी? तो 24 में कोमल की कार्य क्षमता का भाग लगाएंगे, यानी कि 2 का। तो कोमल बचे हुए काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। 12 घंटे, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का रेशो दिया है। दोनों मूल संख्याओं में से छोटी संख्या बताओ। क्वेश्चन में प्रारंभ में दिया है 3:5, दो संख्याओं का रेशो, और बाद में नया अनुपात जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, 4:7 को लिखा। कोई भी दो संख्याओं में कुछ भी लगातार दोनों में एक ही संख्या जोड़ने पर या दोनों में से एक ही संख्या घटाने पर अंतर हमेशा बराबर रहता है, इसलिए यहाँ पर अंतर को हमें पहले बराबर करना होगा। 3 और 5 में 2 का अंतर है और 4 में और 7 में 3 का अंतर है। तो प्यारे साथियों, ये अंतर बराबर करने के लिए 3 का तो इधर गुणा करेंगे और 2 का नीचे गुणा करेंगे, तो ये अंतर समान हो जाएगा। तो यहाँ 3 तिया होता है 9 और 3 पंज होगा 15, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 4:7 का, 2 चुकू 8 और 2 साते 14, तो यहाँ अंतर बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों में से कुछ घटा रहा है या जोड़ रहा है। अगर घटा रहा है तो रेशो में कितना परिवर्तन हुआ, 9 से 8 बना और 15 से 14 बना, एक रेशो की कमी आई। और कितने घटाने पर? 4 घटाने पर। तो यहाँ पर हमें एक रेशो का मान कितना मिल चुका है? 4 मिल चुका है। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पर छोटी संख्या क्या होगी। तो ये जो नया रेशो बना, इसमें छोटा रेशो कितना है? 9, तो 9 रेशो का मान ही छोटी संख्या का मान होगा। तो 9 गुणा 4 करेंगे, 9 चुक कितना होता है? 36, छोटी संख्या का मान 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी बताई। दो बिंदु, एक का नाम P है और एक बिंदु का नाम Q है, इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में बताइए 400 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला एक व्यक्ति 6 बजे सुबह AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P से Q की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक आदमी ने P से Q की ओर चलना प्रारंभ किया 6 बजे और किस स्पीड से चलना शुरू किया, तो क्वेश्चन में दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक अन्य व्यक्ति था जो 6:30 बजे 6:30 पर Q से P की ओर चला 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो Q से P की ओर चलना शुरू करता है, वे किस समय आपस में मिलेंगे? तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको सापेक्ष चाल लाना है। सापेक्ष चाल अगर क्या होती है मैं आपको बता दूं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो दोनों की चालें, सॉरी यहाँ पर माफ करना, सेम डायरेक्शन में दोनों की चालें घट जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, मतलब यहाँ 20 में 30 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ जाएगी। हमें लेकर आना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारे पास 400 नहीं रखना है। अब दोनों की जो सापेक्ष चाल देखो, दूसरी ट्रेन जो थी यानी दूसरा व्यक्ति था 6:30 बजे चला, तो पहले व्यक्ति ने 6:30 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली,
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जो 6 बजे चला उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो 1 घंटे नहीं चला, आधा घंटा चला। तो आधे घंटे का गुणा करेंगे तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब दोनों के बीच में दूरी कितनी बच गई? तो 400 किलोमीटर में से अगर 10 किलोमीटर चला जाए तो 390 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में बचेगी। और अब दूरी की जगह अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर 390 किलोमीटर को उन्होंने सापेक्ष चाल से तय किया, तो समय हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अब इसमें भाग लगा देंगे 50 का, 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग 39 में देंगे तो 5 साते 35, 7 घंटे पूरे पूरे लगेंगे। अब कितना बच गया? 4 और बटे में 5। इसे मिनट में बदल लेंगे तो इसमें 60 का गुणा कर दो, तो ये 12 बार कटेगा और 12 गुणा 4 होता है 48 मिनट। इसका मतलब दोनों ने जो सापेक्ष चाल से दूरी को तय किया, दोनों व्यक्तियों ने 7 घंटे 48 मिनट में किया। तो किस समय ये दोनों मिलेंगे? तो जब दोनों सापेक्ष चाल से चलने लगे वो समय कितना था? तो ये जो समय लगा 7 घंटे 48 मिनट, ये 6:30 के बाद लगा, 6:30 के बाद लगा। तो इसमें अपन कितना और जोड़ देंगे? 7:48 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 088 होगा, 4 3 7 और यहाँ पर 7 6 13। 13 बजने का मतलब होता है 1 बजना, और 78 मिनट, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो 78 मिनट में से 60 मिनट और हटा लेते हैं, मतलब पूरा 1 घंटा इधर घंटे में जोड़ देते हैं, तो 2 बजेंगे। तो 2 बजकर, अब 60 मिनट 78 में से हमने घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास? 18 मिनट और बचा। तो 2:18 पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और यदि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप इस क्लास को जरूर देखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।